नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष छिड़ गया है। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी दोनों देशों में जंग शुरू हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान के कोने कोने से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है। हिंदुस्तान की सरकार ने कई बड़े कदम भी उठाए हैं। इस बीच पाकिस्तान के मंत्री ने हिंदुस्तान को परमाणु बम की धमकी दी है। इन हालात में दोनों देशों की तरफ से जंग की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ज़ेलेंस्की से मिलते ही पुतिन पर भड़के ट्रंप, बोले पुतिन बस मुझे बहका रहे। रूस का दावा, कुर्स्क पूरी तरह हमारे कब्जे में। गजा में खाने के लिए मोहताज लोग, हमास बंधकों की रिहाई को तैयार। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। तीसरे कार्यकाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को जनता बेताब। बतौर राष्ट्रपति अब तक के 100 दिन के दूसरे कार्यकाल को बताया शानदार। और चलते चलते में देखेंगे, क्या भूकंप नहीं, सीक्रेट परमाणु परीक्षणों की वजह से हिल रही है धरती, रिसर्च में बड़ा दावा। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूनुस का भी शेख हसीना जैसा करेंगे हाल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिफाजते इस्लाम की चेतावनी। महिला मामलों के सुधार आयोग के प्रस्तावों का विरोध कर रहा कट्टरपंथी इस्लामी संगठन। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर भयंकर विस्फोट, ब्लास्ट में 14 की मौत और 750 से ज्यादा लोग घायल। हाई अलर्ट पर ईरान की सुरक्षा सेवाएं। अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तीसरी बार हुई बातचीत। अगली मुलाकात यूरोप में तय। ओमान के विदेश मंत्री बोले, मुख्य सिद्धांतों, उद्देश्यों और तकनीकी चिंताओं पर हुई चर्चा। कनाडा में 28 अप्रैल को होगा आम चुनाव। कनाडा को अमेरिका में मिलाने की ट्रंप की धमकियों के बीच रोचक हुआ चुनाव। मार्क कार्नी प्रतिद्वंद्वी पियरे से आगे। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव अब तय माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद से ही हिंदुस्तान की तरफ से जवाब देने की बात कही जा रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से एटम बम के इस्तेमाल का ऐलान किया जा रहा है। दोनों ही देशों की तरफ से आने वाले बयानों से साफ है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इस बीच पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से किसानों को आदेश दिया गया है कि वे तारबंदी के पार बोई गई फसल को 2 दिन के अंदर काट ले। तारबंदी के पार फसल कटाई के वक्त बीएसएफ के जवान भी तैनात रहते हैं। बीएसएफ के निर्देश के बाद किसानों ने फसल कटाई तेज कर दी है। तारबंदी और एलओसी के बीच कई किलोमीटर की दूरी होती है। एलओसी यानी जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे होते हैं। उसके आसपास का क्षेत्र बफर जोन होता है, जहां दोनों ही देशों की तरफ से किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होती। इस बीच बॉर्डर पर बसे ग्रामीणों ने बंकरों की सफाई भी शुरू कर दी है, जिससे टकराव की स्थिति में तुरंत खुद को सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि एलओसी पर 3 दिन से रात भर गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी का बीएसएफ की तरफ से जवाब दिया गया। दरअसल पाकिस्तान सिंधु जल समझौता रोके जाने को लेकर भड़का हुआ है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की कैबिनेट में मंत्री हनीफ अब्बासी ने हिंदुस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की गोरी, शाहीन और गजनवी मिसाइलें और उसके 130 परमाणु हथियार केवल भारत के लिए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत करता है तो जंग के लिए तैयार रहे। वैसे पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान पर लगातार जंग भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने नया आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हिंदुस्तान ने झेलम नदी में उरी बांध से अचानक पानी छोड़ दिया, जिससे पीओके के हटियनबाला जिले में इमरजेंसी वाले हालात बन गए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और चकोटी इलाके में स्थानीय प्रशासन की तरफ से लाउडस्पीकर पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की चेतावनी जारी की गई। बता दें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता पानी को लेकर ही है। सिंधु जल समझौता अगर टूटता है तो पाकिस्तान के सामने बड़ी मुश्किल आएगी, ये तय है। और इसी को लेकर पाकिस्तान अपने दोस्तों की मदद जुटाने में लगा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान से बात की और हिंदुस्तान के साथ तनाव को लेकर उनसे चर्चा की। ईरान पहले ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की तैयारी तेज हो चुकी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में आए नए मोड़ की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से कभी यूक्रेन को धमकी दी जाती है तो कभी रूस पर दबाव बनाया जाता है।
इसी कड़ी में अब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में हुई बहस के बाद पहली बार दोनों नेता आमने सामने बैठे। वे वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। उनकी मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें दोनों नेता काफी सहज और बातचीत में मगन दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गरमाया हुआ है। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात को उत्पादक बताया। दोनों नेताओं ने आने वाले वक्त में मुलाकात पर सहमति भी जताई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर ये बैठक उस तरह की शांति लाती है जिसकी उन्हें उम्मीद है, तो ये ऐतिहासिक साबित हो सकती है। लेकिन इस मुलाकात के बाद रूस को लेकर ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें शक है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते भी हैं या नहीं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि पिछले कुछ दिनों में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूक्रेन के नागरिक क्षेत्रों, शहरों और कस्बों में हुए मिसाइल हमलों की कोई वजह नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद वो युद्ध रोकना ही नहीं चाहते हैं, वो बस मुझे बहका रहे हैं। ऐसे में अब इस मामले से अलग तरीके से निपटना होगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब अगर रूस युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका रूस के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन को रोकने के लिए बैंकिंग या दूसरे प्रतिबंधों को तरीका बनाना होगा, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ट्रंप रूसी हमलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अब रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की सभी कोशिशें पूरी तरह असफल हो गई हैं। रूस ने देश के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण वापस पा लिया है। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर वालेरी गेरासिमोव ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में 76,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं, लेकिन यूक्रेन ने उनके इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसके सैनिक अब भी रूसी सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहे हैं। यूक्रेन ने मॉस्को के दावों को प्रोपेगेंडा बताया। ऐसे में अब सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं कि अब ट्रंप रूस के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। और अब अगली खबर में बात होगी इजरायल की। तो इजरायल में प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। शनिवार रात तल अवीव में हुए प्रदर्शन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति सड़क पर नकली लाल रंग से सनी पट्टियों के साथ लेटा दिखा, जिसके आसपास नेतन्याहू के चेहरे वाले मुखौटे रखे थे। इन मुखौटों पर गुनहगार और खतरा जैसे शब्द लिखे थे। इस दृश्य ने देश के राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। नेतन्याहू ने इन प्रदर्शनों को हिंसक उकसावा करार देते हुए कहा कि यह बंधकों की रिहाई में मदद नहीं कर रहा, बल्कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट से सवाल किया कि इस तरह के प्रतीकों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उनकी पार्टी लिकुड ने इसे पागलपन बताते हुए अटॉर्नी जनरल और शिन बेट प्रमुख रोनेन बार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। हाल ही में नेतन्याहू ने कतार गेट घोटाले की जांच के बीच शिन बेट प्रमुख को बर्खास्त कर दिया था, जिसे विपक्ष ने जांच को दबाने की कोशिश बताया था। विपक्षी नेता यायर लैपिड ने चेतावनी दी कि नेतन्याहू का रवैया देश को राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जा सकता है। वहीं फिलिस्तीनी नेतृत्व में भी अहम बदलाव देखने को मिला। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने करीबी सहयोगी हुसैन अल शेख को अपना डिप्टी नियुक्त किया है। इस फैसले की घोषणा फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ ने शनिवार को की। 89 वर्षीय अब्बास 2004 में यासिर अराफात के निधन के बाद से पीएलओ और फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए का नेतृत्व कर रहे हैं। लंबे वक्त से उनके नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं, खासकर 2007 में संसद भंग होने के बाद से कोई चुनाव न होने के कारण। आलोचकों का कहना है कि अब्बास ने संसद को पुनर्जनन की दिशा में पर्याप्त कोशिश नहीं की। हुसैन अल शेख की नियुक्ति को जानकार नेतृत्व में स्थिरता लाने और उत्तराधिकार की दिशा में एक कदम मान रहे हैं। 24 अप्रैल को हुई पीएलओ की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, जहां नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ये कदम अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच लिया गया है, जो फिलिस्तीनी नेतृत्व में स्पष्टता की मांग करता रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ही क्षेत्रों में ये घटनाएं राजनीतिक अस्थिरता और बदलाव की ओर इशारा करती हैं, जिसका असर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर पड़ सकता है। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन 30 अप्रैल 2025 को पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनके 100 दिन अमेरिकी इतिहास में सबसे शानदार रहे। ट्रंप ने कहा कि मैंने कई कानून बदले, टैरिफ से नुकसान रोका और छटनी की। टैरिफ से एक साल में 170 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी, जिससे मध्य वर्ग को राहत मिलेगी।
उन्होंने मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार निर्माण और 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का वादा दोहराया। ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा भी जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता मुझे फिर से चुनाव लड़ने और तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब है। हालांकि अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने से रोकता है और ट्रंप, जो 2017 से 2021 और 2025 से फिर राष्ट्रपति हैं, उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए इस संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में 2/3 बहुमत और 50 में से 38 राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। इस दिशा में कदम उठाते हुए जनवरी 2025 में ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बिल भी पेश किया था। इस बिल में प्रस्ताव है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाला व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन गैर लगातार कार्यकाल के लिए ट्रंप जैसे नेता योग्य हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान में बदलाव की प्रक्रिया काफी जटिल है और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट में बहुमत होने से यह काफी मुश्किल होगा। ट्रंप ने नवंबर 2024 में चुनाव जीतने के बाद पहली बार तीसरे कार्यकाल की इच्छा जाहिर की थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर जनता चाहेगी तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। और अब उनके ताजा बयानों ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या ट्रंप संविधान की बाधा को पार कर पाएंगे? ये सवाल अमेरिका की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और अब चलते चलते में देखेंगे, क्या भूकंप के पीछे सीक्रेट परमाणु परीक्षण है जिम्मेदार? तो बीते कुछ वक्त से लगातार बड़े भूकंप के झटके लग रहे हैं। म्यांमार में आए भूकंप ने सिर्फ वहां के लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। तुर्की में भूकंप के बाद 51 आफ्टर शॉक्स आए, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भूकंप की संख्या क्यों बढ़ गई है? और अब इसे लेकर वैज्ञानिकों ने डराने वाला खुलासा किया है। वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें उनका कहना है कि कुछ भूकंप हकीकत में सीक्रेट परमाणु परीक्षण हो सकते हैं। जोशुआ करमाइकल के नेतृत्व में आए अध्ययन में यह बात सामने आई है। यह रिसर्च बुलेटिन ऑफ द सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में पब्लिश हुआ है। लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी के भूकंप वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च की है। यह रिसर्च कहती है कि भूकंप और चोरी छिपे किए गए परमाणु विस्फोटों से होने वाली हलचल में फर्क करना बहुत मुश्किल है। इसमें कहा गया है कि नई तकनीक से भी सीक्रेट न्यूक्लियर विस्फोटों को पहचानना मुश्किल है। जोशुआ और उनके साथियों ने रिसर्च में पाया कि उत्तर कोरिया में पिछले 20 सालों में 6 परमाणु परीक्षण हुए। वहां भूकंप मापने वाले यंत्रों की संख्या बढ़ने से पता चला है कि परीक्षण स्थलों के आसपास छोटे स्तर के भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। इससे भूकंप के झटकों के बीच विस्फोट के संकेतों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक माना जाता था कि भूकंप के संकेतों से विस्फोटों को छुपाया नहीं जा सकता है, लेकिन नया अध्ययन इसे गलत साबित करता है। जोशुआ का कहना है कि भूकंप और न्यूक्लियर टेस्ट के झटकों के आपस में मिलने से इनको अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।